अमित, आपके हिसाब से सबसे जटिल और रहस्यमय चीज क्या है? ह्यूमन ब्रेन। बिल्कुल, बहुत सारे वैज्ञानिकों का भी यही मानना है। हमारा जो मस्तिष्क है अद्भुत है, लेकिन क्या हम अपने मस्तिष्क की सेहत के प्रति सजग हैं? ब्रेन से जुड़ी एक बीमारी है ब्रेन ट्यूमर, जिसको लेकर जागरूकता की कमी दिखाई देती है और इसीलिए 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। तो आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में भी हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर को लेकर, जानेंगे इसका निदान। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर पी शरद चंद्रा का। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, एम्स। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर दलजीत सिंह का। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। डायरेक्टर प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी, जीबी पंत अस्पताल, नई दिल्ली से। डॉक्टर दलजीत, आपसे ही शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, तो आम व्यक्ति इसे कैसे समझे? ट्यूमर एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल है। हमारी कोशिकाएं जो हैं रेगुलेटेड नहीं हैं, वो मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं, तो वो एक गांठ की शेप ले लेती हैं ब्रेन के अंदर, उसे हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। और ये ट्यूमर अपनी ग्रोथ की वजह से अलग अलग सिम्टम प्रोड्यूस करने लग जाता है। आपके कैप्शन ने कुछ सिम्टम ऑलरेडी दिखा दिए हैं, सर दर्द होना, उल्टी होना, बॉडी के किसी हिस्से में लकवा आ जाना, ये कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा ब्रेन के कुछ सिम्टम उसकी लोकेशन के हिसाब से बनते हैं। ब्रेन में अलग अलग लोब्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं, उनकी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग सिम्टम आते हैं। जैसे आँखों में दिखना का कम हो जाना, सुनाई कम देना, चक्कर आना, खाना खाने में दिक्कत आ जाना, पानी निकल जाना खाना खाते समय, पानी पीते समय, या फिर फीमेल्स में पीरियड्स का कमी आ जाना। तो ये कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं या अनकॉमन सिम्टम्स हैं जो ब्रेन ट्यूमर के केसेस में हो सकते हैं। जी डॉक्टर चंद्रा, अक्सर ऐसा समझा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर इंटरलिंक्ड है, तो क्या दोनों एक ही चीज़ है? दोनों का कारण ये एक दोनों का कारण है? बिल्कुल नहीं। ब्रेन ट्यूमर एक अम्ब्रेला टर्म है। इसका मतलब इसमें कई सारे ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, और ये डिपेंड करता है कि कुछ ट्यूमर्स बहुत ही ज़्यादा कैंसरस हो सकते हैं, कुछ ट्यूमर्स का ग्रोथ थोड़ा कम होता है, कुछ ट्यूमर का ग्रोथ बहुत ही कम होता है, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं बढ़ते हैं, वो सिर्फ दौरे के साथ देते हैं, मतलब मरीज आता है सिर्फ दौरों के साथ, लेकिन ट्यूमर का साइज़ फिलहाल उतना ही रहता है पूरी ज़िंदगी भर। सो ये एक बहुत ही हेट्रोजेनस टर्म है। इसमें बहुत, यानी हर ट्यूमर कैंसरस नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। तो चलिए, तो बहुत राहत की बात है कि सिर्फ ट्यूमर अगर डायग्नोस हो तो घबराना नहीं है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर से जुड़े यदि आपके भी कोई सवाल है डॉक्टर दलजीत से, डॉक्टर शरद चंद्रा से, तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 2309-7532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो जैसा डॉक्टर दलजीत आपने कहा कि कुछ कॉमन सिम्टम्स तो होते हैं कि सर दर्द वगैरह, लेकिन अनकॉमन सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि आंखों की रोशनी या जैसे उल्टी वगैरह। ऐसे में फिर हम जब न्यूरो सर्जन के पास आएँ तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट आज की जो दिन में है वो है MRI और CT स्कैन। ये डिपेंड करता है आप किस कोने में हिंदुस्तान के हैं, आपके वहाँ पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल हैं। बिना MRI और बिना CT स्कैन के आज की डेट में ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, इनमें फ़र्क क्या है? MRI CT स्कैन या दोनों एक ही हैं? नहीं, अलग है। MRI जो है मैग्नेटिक रेज के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अच्छा। उसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोला जाता है, लेकिन जो CT स्कैन है वो रेडिएशन के ऊपर है। एक तरह का एक्सरे, मॉडिफाइड एक्सरेज हैं, तो उसमें रेडिएशन मिलती है पेशेंट को और रेडिएशन के साथ एक्सपोजर होता है। MRI बहुत सेफ है। MRI में किसी तरह की रेडिएशन नहीं होती है। मान लीजिए रिपीट करना होता है किसी का स्कैन कुछ टाइम के बाद या ऑपरेशन के बाद, तो MRI इज़ सेफर देन रिपीटिंग द CT स्कैन। बच्चों में MRI इज़ मोर सेफ देन CT स्कैन बिकॉज उसमें रेडिएशन नहीं मिलती है। तो CT स्कैन और MRI दो अलग अलग मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि हमने देखा है कभी कभी अगर किसी की हड्डी टूट जाए, भगवान ना करे, तो अक्सर CT स्कैन होता है एक्सरे के बाद, लेकिन ब्रेन के केस में आप कह रहे हैं ज़्यादा MRI प्रीफर्ड है। ब्रेन में हड्डी नहीं है ना, ब्रेन के बाहर हड्डी है ना, शरीर के अंदर हड्डियां हैं, तो हड्डी के लिए CT स्कैन ज़्यादा अच्छा है। और जो ब्रेन के लिए जो है, जहाँ पे टिश्यू है वहाँ पे MRI ज़्यादा अच्छा है। वही MRI हमें मसल्स वगैरह देखनी हो, नर्व्स वगैरह देखनी हो बॉडी के अलग हिस्से में, तो MRI आ जाएगा। जहाँ हड्डी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पिक करनी हो, अर्ली पिक करनी हो, फाइन पिक करना हो, तो वहाँ CT स्कैन काम आता है। जी
क्या ब्रेन ट्यूमर का रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले से आपके परिवार में किसी की हिस्ट्री रही हो ऐसी, या फिर आपको पहले कभी कैंसर हुआ हो, उसका ट्रीटमेंट चला हो? देखिए, हेरिडिटरी कॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स बहुत ही कम है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। जैसे एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस। ओके, ठीक है, ये हेरिडिटरी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह एक हेमांजियोब्लास्टोमा करके एक ट्यूमर है, वो होता है, एक सिंड्रोम में होता है जिसमें भी वो हेरिडिटरी हो सकता है। लेकिन समझने की बात है कि हेरिडिटरी ब्रेन ट्यूमर्स में बहुत ही कम मात्रा में होती है। आज तक हमें पता नहीं है ब्रेन ट्यूमर्स का कॉज क्या है। ओके, हाँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कारण हो। हम यही अज्यूम करते हैं कि वही कारण हो सकता है जो बाकी बॉडी के हिस्से में भी कैंसर कर सकते हैं, शायद वही कारण हो सकता है। जैसे रेडिएशन है, एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस है। आजकल फूड्स में, फूड स्टफ्स में काफ़ी कुछ मिलावट है। कार्सिनोजेंस काफ़ी जगह पे मिलती है, माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, आप परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, इन सब में हाँ कुछ एलिमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस होती हैं। ओके, तो क्या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी? मोबाइल का देखिए, इसमें बहुत कुछ रिसर्च चल रहा है। फिलहाल अभी तक ये नहीं दिखाया गया कि मोबाइल की वजह से हो सकता है। ओके, लेकिन मैं बस थोड़ी होलिस्टिक पॉइंट से यही बताऊंगा कि जैसे हमें स्मोकिंग और कैंसर एस्टैब्लिश करने में कम से कम 50 साल लग गए। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसी तरह सावधानी रखनी पड़ेगी। जहाँ तक हो स्पीकर फोन में बात करने की ज़रूरत है, जहाँ तक हो वायर्ड आप वायर्ड हेडफोन्स लगा के उसी से बात करें, और जहाँ तक हो हर समय बात ना करें, मैसेजिंग कर लिया जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जीवन शैली में अगर हम सकारात्मक बदलाव करते हैं तो अच्छी सेहत ही होती है। बीकानेर चलते हैं जहाँ से प्रवीण सोनी जी हैं फोन लाइन पर। हेलो प्रवीण जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। जब मेरा काफी सिर दर्द, तीखा सिर दर्द करता रहता है, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो रोज, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी थकान सी होती है, कहीं नहीं भटकता रहता है दिमाग तक। आपकी उम्र कितनी है? 50 नियर और 50। डॉक्टर शर्मा, इनका प्रश्न समझ नहीं आया जी। सर दर्द बहुत रहता है। देखिए, सर दर्द सबसे कॉमन सिम्टम है। अगर आप देखें सबसे कॉमन सिम्टम क्या है सबके साथ, तो सर दर्द, हेडेक एक आता है, लगभग सबको होता है, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण होता है एक्सपोजर टू पोल्यूशन भी हो सकता है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेडेक इज स्ट्रेस हेडेक या टेंशन हेडेक जो बोलते हैं। सो पूरा दिन आप काम करते रहते हैं, आपके जो मसल्स है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो अगर किसी को हेडेक हुआ तो मेरा ये कहना है कि ये ना डरें कि हमें ब्रेन ट्यूमर ही हो गया है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जब हम ये सारे कारण को निकाल देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि शायद ब्रेन ट्यूमर है, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब हेडेक ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है, इसका बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। एक तो है कि हेडेक सिवियर होता है, हेडेक प्रोग्रेसिव होता है, मतलब आज का हेडेक कल के हेडेक से ज़्यादा है, बढ़ते जाता है हर समय। ये होता है अर्ली मॉर्निंग, सवेरे जब उठते हैं 4 बजे या 5 बजे जब उठते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा हेडेक होता है। आप जैसे ही बोलते हैं आपकी उल्टी होती है, उल्टी हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, मतलब काफ़ी दूर जाके गिरता है। उसमें नोजिया भी नहीं होता। नोजिया का मतलब उल्टी होने के पहले कुछ नहीं लगता, सीधा फील ही नहीं होता, और एकदम से आ जाती है, एकदम से उल्टी हो जाती है। और जैसे ही उल्टी हो जाती है उसको थोड़ा हेडेक से राहत भी मिलता है। कभी कभी हेडेक जब जोर से होता है तो आंखों में धुंधलापन हो सकता है। तो ये इस तरह के सिम्टम्स है जो हम सोच सकते हैं शायद ब्रेन ट्यूमर हो जी। लेकिन हर एक हेडेक को हमें नहीं सोचना चाहिए कि ब्रेन वो ट्यूमर हो सकता है। लेकिन डॉक्टर सिंह, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने सर में पल्स फील होती है, कि कुछ फील होता है कि नर्व्स जो हैं वो पल्स जो है वो फील हो रही होती है, तो क्या वो भी एक कारण हो सकता है? किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम लोग लेके आते हैं कि मेरे सर में कुछ पल्सेटाइल फीलिंग है, पल्स, और उसके साथ में हेडेक है। तो एक माइग्रेन का भी फीचर है ये। माइग्रेन में भी पल्सेटाइल हेडेक होता है जो कि कॉमनली होता है। इसके अलावा एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा एंग्शियस शख्स जो है उसको भी महसूस होता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ बज रहा है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, सडनली बीपी ब्लड फ्लो बढ़ जाए ब्रेन में, तब भी इस तरह के फीलिंग, पल्सेटाइल की फीलिंग ब्रेन में आती है। तो ये ज़रूरी नहीं है अगेन कि इस तरह का सिम्टम आया तो उसके रिलेशनशिप ब्रेन ट्यूमर से ही एस्टेब्लिश कर दी जाए। ब्रेन ट्यूमर को समझने के साथ साथ हमें ये भी रहता है, जैसे रोसारत ने बताया कुछ फीचर्स हैं, फिर हम देखते हैं ओवर द ईयर्स चलता चला जा रहा है, दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, और उसके साथ में कुछ और एडिड सिम्टम आ रहे हैं जो कि ब्रेन के किसी अन्य ऑर्गन की तरफ, रिस्क पार्ट की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं। तब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये हेडेक जो है उसकी वजह से। डॉक्टर साहब महाराष्ट्र चलते हैं, विष्णु जी हैं फोन लाइन पर। हेलो
नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरे को नजर कम दिखती मैडम। हाँ जी। आवाज भी कम सुना जाता है। अच्छा, सर में भी दर्द है? हाथ सुन रहे थे। सर में दर्द है। ओके, आपको नजर कम आ रहा है? नजर कम आ रहा है नहीं, सर में दर्द नहीं सर। जी डॉक्टर दलजीत। जहाँ तक मुझे समझ में आया, कह रहे हैं कि मुझे नज़र कम आता है और शायद हाथ सुन्न है। अब ये दो सिम्टम आ गए हैं। अच्छा। हाथ का सुनपन और नज़र कम है। अगर इसको हम ये लेके चलें कि ब्रेन ट्यूमर है, सर्टेनली नहीं। ओके ना, नज़र कम आ रहा है, अपने नहीं, उनकी उम्र कितनी है, उनको कैटरेक्ट हो रहा हो, हाथ सुनना हो सकता है सर्वाइकल बन रहा हो। तो ये सिम्टम जो हैं मल्टीपल चीज़ों की तरफ सजेस्ट कर सकते हैं। कि अब उनकी सुनपन है, आँखों में दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा और क्लिनिकल डिटेल चाहिए होगा, हमें चेक करना होगा आँख के अंदर क्या है। अगर उसके फंडस एग्जामिनेशन में आँखों की रोशनी देख के चेक के कि उनमें पेप्लेडिमा है, ऑप्टिक एट्रोफी है लगा जाए, तो फिर सजेशन होते हैं कि इनको ब्रेन ट्यूमर की तरफ ग्रोथ हो रही है कुछ। खाली ये दो सिम्टम से अगर हम लेके कंक्लूड कर लें कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, वो गलत हो। जी, इसका मतलब है बहुत ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स आप डॉक्टर को दिखाएं और फिर ही कदम लें। डॉक्टर शरद, हमने जब स्कूल में बायोलॉजी पढ़ी थी तो ब्रेन का डायग्राम भी बनाया था कि एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन और फिर एक हाइंड ब्रेन। तो ट्यूमर अगर कहाँ हो कि आसानी से सर्जरी हो सकती है, या लोकेशन पे, और कितना बड़ा हो ट्यूमर, कैसे आप तय करते हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, काफ़ी टेक्निकल है। देखिए, ट्यूमर कहीं पर भी हो सकता है और आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, क्योंकि आजकल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप्स बहुत अच्छी हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही फैंटास्टिक है। आपके मिनिमली इन्वेजिव कर सकते हैं, दूरबीन डाल सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ हम ब्रेन ट्यूमर जहाँ पर भी हो, एटलीस्ट हम उसको एक्सेस तो कर लेते हैं। अच्छा। इवन वेरी डीप सीटेड ट्यूमर्स, जब हम सोचते थे कि एक ज़माने में सोचते थे कि इस जगह पे पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उस जगह पे आज आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ब्रेन ट्यूमर, देखिए, अगर सरफेस पे होगा तो उसको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी इजीली निकाल सकते हैं। नॉन एलिक्वेंट एरियाज में, नॉन एलिक्वेंट एरिया मतलब उस एरिया का कोई नोन फंक्शन नहीं है। अच्छा। जैसे ब्रेन में कुछ एरियाज है जहाँ पे हाथ या पाँव का कंट्रोल हो सकता है, उसको हम मोटर एरिया बोलते हैं। तो अगर उस पर ट्यूमर हुआ तो हो सके हाथ या पाँव में कमजोरी आ जाए। कुछ स्पीच एरियाज है, वहाँ पे होगे तो बोलने या समझने में दिक्कत आ सकती है। अच्छा। तो इस तरह कुछ नेम्ड एलिक्वेंट एरियाज हैं। अगर यहाँ पे ट्यूमर्स हैं तो डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ओके, लेकिन डॉक्टर, क्या सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है इससे निदान पाने का? अगेन डिपेंड करता है ट्यूमर का नेचर क्या है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, पहला पेशेंट की एज क्या है, हम क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं। कि आजकल ऑप्शंस हैं, सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, ऑब्जर्वेशन है, ये 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसका डिसीजन डिपेंड करता है ट्यूमर का लोकेशन कहाँ पे है, साइज़, जहाँ आप रहते हैं, आपके उस आसपास की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सिम्टम कितने आ रहे हैं। जैसे शरद ने बोला अभी कि अगर वो साइलेंट पड़ा हुआ ट्यूमर है, छोटा सा ट्यूमर है, ज़रूरी नहीं होता। आजकल MRI जो है चीज़ें पिक कर लेते हैं, बोलते हैं इंसिडेंटली पिक्ड अप लीजन्स। अब वो इंसिडेंटल लीजन्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती, कि हो सकता है हम ऑब्जर्वेशन लेके फॉलोअप में देखते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में रिपीट स्कैन कराया कि उसको बढ़ रहा है तो आगे बढ़े। तो ऑप्शंस आजकल 3 से 4 अवेलेबल हैं। येस, सर्जरी स्टिल रिमेन्स द बेस्ट ऑप्शन, अगर वो एसेसिबल है, ऑपरेशन हो सकता है, फिटनेस है। तो एक बार अगर सर्जरी हो जाती है, इंसान की और हो जाता है, तो क्या दोबारा ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं? रिकरेंस जो है मैलिग्नेंसी में होने के चांसेस हैं। मैलिग्नेंसी भी ग्रेड 3 और 4 है, उसमें रिकरेंस ट्यूमर होने के संभावना होती है, क्योंकि इन ट्यूमर में सारे सेल नहीं निकलते हैं। अच्छा। ट्यूमर के कुछ सेल जो हैं वहाँ छूट जाते हैं, जिनको ब्रेन नॉर्मल से डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं होता। डिस्पाइट ऑल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, कुछ सेल छूट जाते हैं जो बाद में मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, तो वो रिकरेंस करके आएंगे। जो बेनाइन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस हैं, उसको निकाला जाता है पूरे के पूरा, और उनमें रिकरेंस होने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्यूमर बेनाइन हो सकता है यानी कैंसरस नहीं है, या मैलिग्नेंट हो सकता है यानी कैंसरस है, लेकिन सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है। इस समय एक और कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, सवाल पूछिए। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम, आपका लाइव प्रोग्राम चालू है जी, तो बहुत खुशी हो रही है।
Thank लेकिन you. आप आपके पास जो वीडियो होगा तो ब्रेन का ऑपरेट बता सकते हो आप? ब्रेन का ऑपरेट बता सकते हो आधी मिनट के लिए? आप अपना प्रश्न दोबारा आधे मिनट रखिए। के लिए ब्रेन आप बार अपना प्रश्न दोबारा रखिए। ब्रेन को ऑपरेट आप लाइव बता सकते हो? ब्रेन को ऑपरेट लाइव तो नहीं बता सकते, लेकिन हम सर्जन से पूछेंगे। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखी थी कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है ब्रेन ट्यूमर का, और पेशेंट जो है वो एक्टिव है और गिटार भी बजा रहा है। तो आप एनेस्थीसिया देके उसे सुलाते नहीं है, उससे बातचीत करते रहते हैं? जी देखिए, कुछ ब्रेन ट्यूमर्स अभी हम लोगों ने एम्स में करीबन 1000 से भी ज़्यादा केसेस किए हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स हम अवेक कंडीशंस में करते हैं। मैं जैसे बता रहा था, कुछ ट्यूमर्स एलोक्वेंट एरियाज में, मान लीजिए एक ट्यूमर है जहाँ पे हाथ या पाँव का कंट्रोल हो सके, तो इस एरिया में अगर हम पूरी जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे, हो सके इस मरीज को हाथ या पाँव में कमजोरी आ जाए। तो इसीलिए हम उसको पूरी अवेक कंडीशन में करते हैं, और इसमें उनको कुछ भी पेन नज़र नहीं आता है। क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ब्रेन सारे बॉडी का पेन सेंसेशंस लेता है, लेकिन खुद उसके पास कोई सेंसेशन नहीं होता है। अच्छा। तो अगर ब्रेन को आप टच करेंगे तो आपको कोई भी फीलिंग नहीं आएगी। तो अब जब ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करते हैं, ये 100% पेनलेस रहता है। ओके। सिर्फ आपको जो दर्द नहीं होता, सिर्फ जो स्किन है ना, स्किन या हड्डी में, उसी में आपका थोड़ा बहुत सेंसेशन है। उसको अगर आप सुन कर देंगे तो ब्रेन इटसेल्फ इज पेनलेस। भाई इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, मतलब आप गिटार बजा रहे हैं और आपका स्कल खुला हुआ है और दो सर्जन सर्जरी कर रहे हैं, मतलब जस्ट इवोल्यूशन है ना, बियॉन्ड इमेजिनेशन। यही तो इवोल्यूशन है ना साइंस की। जी। जो कभी करने आजकल, मतलब ये अवेक क्रेनियोटमी का कंसेप्ट, हम लोग पेशेंट कुछ ऐसे हैं जो गीता का पाठ कर रहे हैं, उनको ऑपरेशन किया हुआ है। ओके, कुछ लोग स्वेटर बुन रहे हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। कुछ लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो जैसे डॉक्टर शरद कह रहे थे ना, बॉडी के किसी हिस्से को डैमेज होने के चांसेस हैं। मुझे अगर डर है कि ड्यूरिंग सर्जरी उसका राइट अपर लिम्ब जा सकता है, तो हम उनसे कहते हैं लिखते रहो। अगर स्पीच जा रही है, उनसे बात करते रहते हो, बात करते हैं। मूवमेंट सर्जरी में अगर ब्रेन टिश्यू को टच करते समय वो फंक्शन उसका खराब हो रहा है या नहीं कर पा रहा है, सो हमें पता लग जाता है कि ये उस समय इसको डैमेज हो सकता है, तो हम उस स्टेप को रोक लेते हैं। ओके। ठीक है, जो कि अगर बेहोशी में करते तो शायद ये मिस हो जाता। एक तरह से लाइव टेस्टिंग हो रही है। लाइव टेस्टिंग। बिल्कुल। ओके। कई बार डॉक्टर हम सुनते हैं कि ब्रेन में पानी भर गया है, तो क्या ये भी ब्रेन ट्यूमर से ही रिलेटेड है? इसको हम हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। देखिए, जो ब्रेन है ना, करीबन 4.5 kg का है। ठीक है, और ये बिल्कुल एक जेली जैसा होता है। अच्छा। अगर आप ब्रेन को जाके मैं यहाँ पे रख दूं तो वो अपने वेट से ही क्रश हो जाएगा। लेकिन अंदर कैसे रहता है? क्योंकि एक पानी में तैरता है। सो एक क्लोज्ड कैविटी है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसमें तैरता रहता है। जिसकी वजह से इसका जो रिलेटिव वजन है ना, बहुत कम हो जाता है। अच्छा। वो 1 kg से कम भी होता है, काफी कम होता है वेट। ठीक है, अब यही पानी जब ब्रेन के अंदर भी कैविटीज होती है, और यही पानी अगर ये सर्कुलेशन होता रहता है, अगर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जो ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, तो पानी एक्यूमुलेट होता जाता है, अंदर पानी भर जाता है, जिसके वजह से दोबारा सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे हेडेक आ सकता है। इसको हम रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर टेंशन बोलते हैं। जी, हाल ही में हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। हम कहते हैं जी, जल का संकट ना हो, पानी बचाइए। अब देखिए, मानव शरीर में भी पानी है, आंखों में भी पानी है, ब्रेन में भी पानी है, तभी वो फंक्शन कर पाता है। चलते चलते अगर हम भारत में इंसिडेंट्स देखें, ब्रेन ट्यूमर के बढ़ रहे हैं। हमारे साथ 2 प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन बैठे हैं, लेकिन भारत में न्यूरोसर्जन्स की संख्या कितनी है, और अगर केसेस बहुत आते हैं ब्रेन ट्यूमर के, तो हमारे पास क्या उस तरह से फिर डॉक्टर्स और सुविधाएं उपलब्ध हैं? सी, मैं इंसिडेंटली न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे पास लगभग 4000 रजिस्टर्ड न्यूरोसर्जन हैं हिंदुस्तान में। मेरा अपना ये मानना है कि इसके अलावा कुछ और होंगे। तो अगर हम हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन देखते हैं तो ये लगभग आएगा 3.5 लाख के ऊपर एक न्यूरोसर्जन है। वो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो है बड़े शहरों में ज़्यादा है, टाइप बी टाइप सिटी की तरफ सीट में आज की डेट में कुछ कम है, पहले तो बिल्कुल नहीं होता था। तो ये तो हुआ हम लोग कितने हैं। सेकंड सवाल क्या था आपका? यही कि भाई सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाएं मिल पाती हैं। सुविधाएं हमारे हिंदुस्तान में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की इंटरनेशनल लेवल की हैं। हर लिहाज से हमारे मरीज को हिंदुस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। 100% उसका इलाज उतना ही
अच्छा हिंदुस्तान के मोस्ट ऑफ प्लेसेस में हो जाएगा जहाँ के वर्ल्ड के किसी में नहीं, चाहे वो सर्जरी करनी हो, चाहे रेडिएशन देना हो, चाहे कीमोथेरेपी देनी हो, चाहे उसके रिहैबिलिटेशन करना हो। तो फैसिलिटीज़ जो हैं आजकल हिंदुस्तान की वर्ल्ड क्लास हैं, बल्कि लोग बाहर से ऑपरेशन कराने हिंदुस्तान में आ रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म हिंदुस्तान का ग्रोथ कर रहा है, इसीलिए जी हमारी फैसिलिटीज़ आज की वर्ल्ड क्लास है। चलते चलते डॉक्टर साहब 30 सेकेंड्स हैं, तनाव ना लें, हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ब्रेन को रेस्ट दें अच्छी ब्रेन हेल्थ के लिए। बिल्कुल सही, इसीलिए तो माइंडफुलनेस बहुत ज़ोरदार आ रही है। ठीक है, आई थिंक माइंडफुलनेस सबके लिए एप्लीकेबल है। हम अपने ब्रेन्स को स्विच ऑफ नहीं करते हैं। देखिए गाड़ी आप 8 घंटे के लिए चलाएंगे तो गाड़ी हीटअप हो जाएगा। हाँ, तो ब्रेन भी तो एक थिंकिंग मशीन है। ब्रेन कंज्यूम्स 20% ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी। है तो 5% वेट, लेकिन 20% ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसीलिए ब्रेन को रेस्ट देना ज़रूरी है। तो जब आप रात को जाते हैं, शाम को जाते हैं, जब रेस्ट करते हैं, आपको स्विच ऑफ करने की वो आदत लगानी चाहिए, वो ज़रूरी है जी। तो आशा करते हैं हम ब्रेन हेल्थ को लेकर और सजग होंगे, और खुदा न खास्ता अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हमारे पास बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन्स उपलब्ध हैं। आज कार्यक्रम में आके इस विषय पे जागृति के लिए डॉक्टर दलजीत आपका, डॉक्टर शरद चंद्र आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।